नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं जब जब विपक्षी एकता को लेकर कोई बैठक होने वाली होती है या दो नेताओं के बीच मुलाकात का तारीख तय होता है, अचानक ईडी और सीबीआई सक्रिय हो जाती है। ये संयोग तो नहीं हो सकता है। आज ही देखिए कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन बेंगलुरु के लिए रवाना होते हैं और उनके शिक्षा मंत्री और उनके सांसद के घर छापेमारी ईडी की हो जाती है। कहा जाता है कि विदेशी मुद्रा और लाखों रुपये उनके घर से बरामद हुआ। ये अलग बात है। छापेमारी ठीक उसी दिन होती है जिस दिन मुख्यमंत्री विपक्षी एकता की बैठक के लिए अपने राज्य से बाहर निकलते हैं। याद करिए, बिहार में जब बैठक होने वाली थी, वित्त मंत्री विजय चौधरी के साले के घर ठीक एक दिन पहले छापेमारी हुई थी कारू सिंह के बेगूसराय में, और तब तक छापेमारी जारी रही जब तक विपक्षी एकता की बैठक समाप्त नहीं होगी। उनके तमाम जितने फार्म हाउस थे, मतलब जहाँ जहाँ काम का फॉर्म था, सब जगह छापेमारी हुई। याद करिए, जब नीतीश और आरजेडी ने मिलकर सरकार बनाई थी और विश्वास मत पर सदन में बहस होना था जिस दिन, ठीक उसी दिन सुनील सिंह विधान पार्षद और दो राज्यसभा सदस्य जो आरजेडी के हैं सहित कई उनके आरजेडी के नेता के घर ईडी और सीबीआई की छापेमारी हुई थी। नीतीश जिस दिन कोलकाता जाने वाले थे, ठीक उसी दिन सुबह ममता बनर्जी के भतीजा और पुतोहू के यहाँ छापेमारी हुई। पुतोहू को विदेश जाने पर रोक लगा दिया गया। तो ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं, इसका मतलब क्या है? क्या वाकई में जो विपक्ष आरोप लगाती है उसमें दम है? क्योंकि ये संयोग हो ही नहीं सकता है कि जब बैठक की तारीख निर्धारित हो और बैठक के एक दिन पहले छापेमारी हो जाए। अभी हाल ही में ना तमिलनाडु में छापेमारी हुई है, जिसको लेकर बबेला मचा है। ठीक स्टालिन से की पहल जैसे ही शुरू की, वहाँ छापेमारी चल रही है। पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है हो ही रहा है, बिहार में हो ही रहा है। यही तीन ध्रुव है ना। एक चौथे ध्रुव की बात अगर आपकी कर लें तो ये चार ऐसी पार्टियां हैं जो पार्टी विपक्षी एकता को लेकर सबसे ज़्यादा एग्रेसिव है। उसमें ममता बनर्जी सबसे ज़्यादा एग्रेसिव है, लालू यादव सबसे ज़्यादा एग्रेसिव है, स्टालिन भी उसी मजबूती के साथ बीजेपी से लड़ रही है। तो वो तीनों टारगेट पर है। मनीष सिसोदिया जेल में है, केजरीवाल कब जेल चले जाएं इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। मतलब इसे लग रहा है जैसे इंतजार हो रहा है केजरीवाल से सौदेबाजी में पट गए तो पट गए, नहीं तो जेल जाने को तैयार रहिए। तो ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं डेमोक्रेसी के लिए, क्या है ये? डेमोक्रेसी कैसे बचेगा इस देश का? क्योंकि जब सत्ता के इशारे पर ही जब इस तरीके की संस्थान काम करेगी, तब तो फिर सरकार बदलती रहेगी। सरकार बदलते ही एजेंसी उनके खिलाफ जो लोग हैं उन पर कार्रवाई करना शुरू कर देंगे। केंद्रीय एजेंसी अगर इस तरीके से काम करे तो फिर क्या होगा? ये जो इंस्टीट्यूशन बनाया गया ब्यूरोक्रेसी का, जुडिशियरी का, विधायिका का, अगर ये सारा इंस्टीट्यूशन विधायिका का गुलाम ही बन जाए, विधायिका की तरह मुंह देखने लगे कि जो आदेश आका का होगा वही हम करेंगे, तो फिर क्या होगा? लालू यादव ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट में कई ऐसे शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है। हालांकि वो ट्वीट इंग्लिश में है, लेकिन कई शब्दावली उन्होंने ऐसा इस्तेमाल किया है जो जताता है कि इस तरीके की एकता को लेकर जब जब पहल हुई है तो विपक्ष के घर ही क्यों छापामारी हुई है? ये भी बड़ा सवाल है। 2014 से लेके 2023 तक 9 वर्षों के मोदी के शासनकाल में किसी एक बीजेपी नेता के यहाँ, सारे नेता तो गंगा के धुले हुए हैं नहीं, गंगा जल में तो बंधे हुए नहीं है, किसी एक नेता के यहाँ भी छापेमारी आज तक नहीं। इतना ही नहीं, जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप रहे हैं, वो नेता जैसे ही बीजेपी में आती है उस पर सारे जांच ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। अजित पवार लेटेस्ट उदाहरण है, प्रफुल्ल पटेल लेटेस्ट उदाहरण है, असम के मुख्यमंत्री थोड़े दिन पहले का उदाहरण है। मतलब ऐसे दर्जनों नेता हैं
जो विपक्ष के साथ जब तक रहा तब तक ईडी और सीबीआई उन पर कार्रवाई करती रही, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी के साथ आया, पता नहीं सारी फाइलें कहाँ गुम हो जाती हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। जिस मंत्री, शिक्षा मंत्री के यहाँ छापेमारी हुई है, वो 2007 से लेकर 2011 तक खनन मंत्री थे। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने जो खनन के पट्टा देने के लिए जो टेंडर निकलवाया था, उसको उन्होंने मैनेज कराया और उससे राज्य सरकार को 28 करोड़ का नुकसान हो गया है। कहाँ 2007-2011, मतलब 12 साल बाद जो है ईडी को नींद खुलाया कि भाई राजस्व का नुकसान हुआ, इसलिए इनको अभियुक्त बना दिया जाए। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं, अब देखिए लालू यादव के मामले में इसी तरीके का पुराने मामला है ना, खोल दिए। अब रेल मंत्रालय उनका खुद उनको अभियोजन स्वीकृति नहीं दे रहा है। इस तरीके के मामले में संभव भी नहीं है जो कोई पुराना मामला भ्रष्टाचार का आप निकाल लीजिए और उसको इस तरीके से कीजिए, तो सवाल खड़े होंगे ही होंगे। तो क्या माना जाए कि बीजेपी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह सिर्फ लोकतांत्रिक तरीके से ही नहीं चुनाव जीतते हैं, इन ईडी और सीबीआई के सहारे ऐसे तमाम लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं। कॉरपोरेट और औद्योगिक घराने में भी यही स्थिति है। जो बीजेपी के साथ नहीं है उनके यहाँ रेड होता है, जो बीजेपी के साथ है लूट सके सो लूट, कोई पूछने वाला नहीं है। यही दिख रहा है ना। अडानी पर कोई सवाल नहीं कर सकता है, अंबानी पर कोई सवाल नहीं कर सकता है, लेकिन जो छोटे छोटे कारोबारी हैं जो कभी कभी सवाल कर जाते हैं तो उनके यहाँ रेड होना शुरू हो जाता है। और रेड का स्तर भी छोटे स्तर पर नहीं है, बड़े स्तर पर रेड होता है। जितने लोग भाग के गए हैं इस देश का पैसा लेके, क्या उनको भारत लाने की कोई पहल हो रही है क्या? आज इनके 9 वर्ष पूरे हो गए। मीरा मोदी से लेके विजय माल्या से लेके कौन एक और मोदी हैं, सारे लोग जो गुजरात के लोग जो भागे हैं या व्यापारी जो लोग भागे हैं देश छोड़कर, उनको लाने के लिए कुछ मोदी द्वारा पहल हुआ है क्या? फिर कैसे कहा जाए कि आप जीरो टॉलरेंस की जो बात करते हैं भ्रष्टाचार के, उसके प्रति आपका कोई कमिटमेंट? आपके काम और कार्यशैली से तो ऐसा ही लगता है कि जो हमारे साथ हैं वो गंगा की तरह पवित्र है, जो हमारे साथ नहीं है वो गंगा की तरह पवित्र भी है फिर भी वो अपवित्र है। वैसे राजनीति में पवित्रता की बात करना ही बेईमानी है। संभव ही नहीं है आज की राजनीति में कि आप पवित्र रहिए। हर किसी को पता है कि राजनीति में जिस तरीके से काले धन का इस्तेमाल होता है या जिस स्तर पर अब चुनाव होना शुरू हो गया है, ऐसे में आप बिना पैसा का चुनाव लड़ने की बात सोच ही नहीं सकते। कोई भी पार्टी क्यों ना, आप कहने को कहे कि हम भाई एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स लेकर इस देश में आए हैं, आप भी उसी तरीके से खर्च करती है। गलत तरीके से पैसे का इस्तेमाल चुनाव में होना ही होना है, तो फिर ईमानदारी के बात इसमें होना है नहीं। लेकिन अगर ये परंपराएं चली है इस देश में और जब सरकार बदलेगी तो फिर विपक्ष में जो लोग रहेंगे उन पर कार्रवाई होगी, तो किसका नुकसान होगा? ये बड़ी बात है। इससे इस देश की डेमोक्रेसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सवाल ये है। आज पाकिस्तान में क्या हो रहा है, श्रीलंका में क्या हुआ, कई ऐसे मुल्क हैं जिन मुल्क में चुनी हुई सरकार अगर इंस्टीट्यूशन को करप्ट करने में लग गई या इंस्टीट्यूशन को मजबूर करने लगे काम करने के लिए, तो फिर उस देश का ताना बाना टूटना तय है। तो कमोबेश इस देश में भी यही स्थिति बनती जा रही है। 10 वर्षों में तमाम सरकार की वो एजेंसियां जिससे अच्छे काम की उम्मीद की जा सकती थी, आज वो देख लीजिए सरकार के साथ माउथ पीस बनी हुई है। जो आदेश होगा उसका अनुपालन करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ईडी के चीफ को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया आई है, हमें लगता है कि सरकार को अगर शर्मो हया रहता तो जिस मंत्री के द्वारा ईडी के निदेशक का फाइल लगातार बढ़ाया जा रहा था, उनके एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दे रहे थे, उनको रिजाइन दे देना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने कमोबेश उसी तरीके का फैसला सुना। सुप्रीम कोर्ट की ही बात लीजिए ना, कोर्ट में कौन लोग जाते हैं जो सरकार से पीड़ित होते हैं, वही बात है ना। लेकिन वहाँ न्याय मिलता है क्या? वहाँ कोई सुनने को तैयार है क्या?
ये सारी चीज़ें इस तरीके से चल रही। जैसे देखिए इस देश में ही देखिए ना, बंगाल और केरल, मतलब इस तरीके का राजनीतिक हिंसा होती है जिसकी कल्पना आप इस देश में कहीं दूसरे राज्य में कर ही नहीं सकते। मतलब क्या राजनीति है, कितनी हत्या, पंचायत चुनाव हुआ, कितनी लोगों की हत्या हो गई, लोकसभा राज्यसभा में, बिहार में अब उससे सारी चीज़ें खत्म हो गई, लेकिन बंगाल और केरल में आज भी वो मौजूद है। तो ये जो हिंसा की जो प्रवृत्ति है कि हम सत्ता में हैं तो हम बदला लें विपक्ष से, हम मजबूत हैं तो विपक्ष को कुचल दें, ये जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति बंगाल और केरल से निकल कर अगर पूरे देश में फैल जाए, जो फैल चुका है, ईडी और सीबीआई का जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, कोई रोक नहीं सकता है। जब सरकार बदलेगी तो इन लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी। तो इस पूरी प्रकरण में अगर आप देखेंगे तो नुकसान हमारा आपका हो रहा है। पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियन सत्ता में बने रहने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन नुकसान हमारा आपका हो रहा है। क्योंकि एजेंसी अगर सरकार के नाक का बाल हो जाएगा, सरकार के इशारों पर काम करेगा, तो अगर 10 काम सरकार के इशारों पर करेगा तो 90 काम हमारे आपके खिलाफ करेगा, मतलब आम लोगों के खिलाफ करेगा। आम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, न्याय वो बेचना शुरू कर देगा। तो ये अलग बात है कि हम इन चीज़ों को आज भी पॉलिटिकल नज़रिए से भी देखते हैं, पॉलिटिकल हमारा किससे रिश्ता है उसके आधार पर देखते हैं। लेकिन ये अगर जब ये देखना आने वाले समय में हमारे आपके लिए नासूर साबित हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इस तरीके से केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग इस देश की सेहत के लिए सही नहीं है।